कार्रवाई में जुटे हैं, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ छोटे अस्पतालों तक ही सीमित रह गई है। जिला अधिकारी ने कल निरीक्षण के बाद भी सुधार न लाने पर आज स्थानीय ज्यूस हॉस्पिटल में ताला लगवा दिया। यहां पर आरोप था कि हॉस्पिटल में एनेस्थेटिक्स नहीं था, लेकिन इसके दूसरी ओर एजेंसी और रामा जैसे बड़े अस्पतालों में कार्रवाई के नाम पर जांच ही की जा रही है। चाहे कानपुर का एजेंसी हो या फिर राजधानी लखनऊ का टीएमयू, इनमें हुई लापरवाही के बाद अब सिर्फ जांच ही चल रही है। कानपुर एजेंसी में तो हद हो गई है, जब एक कोरोना मरीज के घर वालों से 14 लाख रुपए वसूल लिए गए और घर वालों को शव तक नहीं दिया गया। इसके बाद फिर शुरू हो गया जांचों का दौर। इन्हीं सब बातों को देखकर आम जनता के मन में यही सवाल पैदा हो रहा है कि छोटे अस्पतालों पर तो शासन प्रशासन गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इन बड़े घाघ अस्पतालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई कब होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर द्वारा जूस हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया। 12 सितंबर 2020 को यहां 3 मौतें हुई थी, जिसके दृष्टिगत आज जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एक भी एनेस्थेटिक्स नहीं था। यह अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है। इसके कारण अस्पताल का कोविड फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जब तक यहां भर्ती मरीजों को अन्य दूसरी जगह शिफ्ट ना कर दिया जाए, तब तक सभी मरीजों की देखरेख करने की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होगी। यदि भर्ती मरीजों को अब कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी जूस हॉस्पिटल प्रशासन की होगी। यहाँ पर कल 3 कोविड से रिलेटेड टेस्ट का रिपोर्ट हुआ था, जो कि अत्यंत चिंताजनक है। छोटी सी फैसिलिटी के लिए 3 डेथ आना। यहाँ पर कुल आईसीयू स्टेटस में ही 7-8 मरीज हैं। एक दिन में 3 डेथ गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर शो करता है। हम और सीएमओ साहब यहाँ पर सरप्राइज विजिट पर आए। यहाँ पर कोई भी एनेस्थेटिक नहीं। एनेस्थेटिक्स के बिना कोई भी एनेस्थेटिक न होना और आईसीयू चलाना पूर्णतः अनएक्सेप्टेबल है। इस तरीके से कार चला रहे हैं ड्राइवर नहीं, तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इनका कोविड रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है और पेशेंट शिफ्ट किया जाए। इनको वार्निंग दे दी गई है कि शिफ्ट करने वाले पेशेंट को कोई परेशानी हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई, इनके खिलाफ फर्दर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव में भी कोविड किट खरीद में बड़ा खेल सामने आ रहा है। अधिकतम 2,800 रुपए में खरीदी जाने वाली किट को 4,000 रुपए से लेकर 9,000 रुपए तक में खरीदा गया है। चैनल में खबर चलने के बाद आला अधिकारियों ने खबर का संज्ञान लेते हुए सीडीओ की अध्यक्षता में मामले की जांच के आदेश दिए। वहीं शासन ने भी मामले की जांच के लिए आज डीडी पंचायती राज को जनपद में भेजा था। डीडी पंचायती राज AK सिंह ने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए बिना स्थलीय निरीक्षण के 2 घंटे ऑफिस में बैठे बैठे ही मामले की जांच कर दस्तावेज जांचे और सभी को क्लीन चिट दे दी। यही नहीं, जनपद में इस तरह के किसी भी घोटाला होने की बात को गलत बता दिया। जनपद में मुश्किल से 25-30% भुगतान हुआ। वो अभी जो भुगतान हुआ है मानक, जो गवर्नमेंट का मानक है उसके तहत हुआ है, वित्तीय नियमों के तहत हुआ है। किसी प्रकार का कहीं कोई गमन नहीं किया गया है, न तो किसी कर्मचारी या प्रधान द्वारा कोई अनियमितता गई। यहाँ तक यहाँ तो असोहा में प्रधान और सचिवों ने पूरा दान दे दिया अपने पैसे से खरीद करके, और ग्राम पंचायत को 80 मीटर और थर्मल एक्सपेंडर दान दिया। कोरोना वायरस जैसी महामारी की मुसीबत के बीच उत्तर प्रदेश में अब कोविड किट घोटाला हो गया है। 45 लाख से ज्यादा लोग इसके शिकार हो गए हैं। 76,000 से ज्यादा मौत के मुंह में समा गए हैं। करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, करोड़ों के काम बंद हो गए। इस बीमारी के घर घर सर्वे के लिए सरकार ने कोरोना के सर्वे के लिए 2 पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर खरीदने के आदेश दिए। उसे जिलों में तय कीमत से 5-5 गुना ज्यादा दाम पर खरीद ली गया। रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस जैसी महामारी की मुसीबत के बीच उत्तर प्रदेश में अब कोविड किट घोटाला हो गया है। जब 45 लाख से ज्यादा लोग इसके शिकार हो गए हैं, 76,000 से ज्यादा मौत के मुंह में समा गए।
और करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, करोड़ों के काम बंद हो गए। इस बीमारी के घर घर सर्वे के लिए सरकार ने कोरोना के सर्वे के लिए 2 पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर खरीदने के आदेश दिए। उसे जिलों में तय कीमत से 5-5 गुना ज्यादा दाम पर खरीद लिया गया। ग्राम पंचायतों में कोरोना किट की खरीद करके घर घर जाकर लोगों की जांच का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिसके लिए कोरोना किट में पल्स ऑक्सीमीटर और IR थर्मामीटर की कीमत 2800 रुपए निर्धारित की गई। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना किट की खरीद में बड़ी धांधली देखने को मिली है। ग्राम पंचायतों में ये किट 8000 रुपए में खरीदी गई, जिसकी भुगतान भी कर दिया गया। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी में कुल 1166 ग्राम पंचायतें हैं और सभी ग्राम पंचायतों में पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर ग्राम प्रधान के द्वारा खरीदकर क्षेत्र के ANM और आशा बहुओं को दी जानी है। जिले की 100 ग्राम पंचायतों में कोरोना किट खरीद का भुगतान किया जा चुका है, जो कि निर्धारित मूल्य 2800 से बढ़कर 8000 पार कर दिया है, जिसका खुलासा ADO पंचायत की जांच में हुआ है। बता दें, पूरे प्रदेश में कोरोना किट खरीद की धांधली से हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं बाराबंकी में कोरोना किट खरीद में हुई धांधली को लेकर जिम्मेदार अधिकारी भुगतान को लेकर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बाराबंकी के जिला पंचायती राज अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि कोरोना किट की कीमत 2800 रुपए ही है और वो ग्राम पंचायत के द्वारा ही खरीदी गई है। अब तक 92 ग्राम पंचायतों में भुगतान किया गया, बाकी का भुगतान नहीं किया गया है। 1166 ग्राम पंचायतें हैं। थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर इसका क्रय ग्राम पंचायतों द्वारा ही किया गया है और 2800 रुपये में किया गया है। कितनी ग्राम पंचायतें हैं और अभी तक कितना भुगतान हुआ है इस बार? अभी केवल 92 ग्राम पंचायतों में भुगतान हुआ है और कहीं अभी भुगतान नहीं है। कुल जिले में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 1160। तो वहीं दूसरी तरफ बाराबंकी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BKS चौहान ने जब इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि मैं CMO यहाँ 1 सितंबर को ज्वाइन किया हूँ, तो मेरे समय तो कोई खरीदी नहीं हुई। मेरे पूर्ववर्ती जहाँ तक मैंने ऑफिस से पता किया उनके द्वारा भी कोई खरीद नहीं की गई। मेरे लिए ये सर्विलांस कोरोना किट जो ग्रामीण क्षेत्रों में DPRO एवं शहरी क्षेत्रों में EO नगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराया गया है और हमारे द्वारा केवल इसका प्रयोग हो रहा है। हमारा इसकी खरीद से कोई लेना देना नहीं। फिलहाल ग्राम पंचायतों में कोरोना किट की खरीद में हुई धांधली को लेकर कोई भी अधिकारी खुलकर कुछ भी बताने से कतराता नजर आ रहा है। तो वहीं प्रदेश के मुखिया CM योगी ने पूरे मामले में SIT जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर 2800 की कोरोना किट 8000 में क्यों खरीदी गई। तो महामारी के नाम पर किस तरह से घोटाला हो रहा है ये आप साफ तौर पे देखा, लेकिन इन सब के बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि जो छोटे अस्पताल हैं उन पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो बड़े अस्पताल हैं उन पर आखिर मेहरबानी क्यों है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, बदहाल कोविड-19 अस्पतालों पर मेहरबानी क्यों जताई जा रही है। छोटे अस्पतालों पर ही कार्रवाई सीमित है, बड़े अस्पतालों पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है। बड़े घड़ियालों पर रैम खा रहे हैं हुक्मरान, इसके पीछे क्या वजह है। रेजेंसी रामा जैसे हॉस्पिटल पूरी तरह से महफूज हैं। DM ने जूस हॉस्पिटल पर ताला जड़ दिया है, लेकिन रेजेंसी जैसे अस्पतालों पर क्यों नहीं ताला जड़ा गया। एनेस्थेटिक्स ना होने पर यह कार्रवाई की गई, जूस हॉस्पिटल में ताला लगा दिया गया। 3 मौतों के बाद जिला अधिकारी ने यह कार्रवाई की है। रेजेंसी में 14 लाख वसूलने के बाद भी शव नहीं दिया गया था, लेकिन तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ऑटोमेटिक ठंडे बस्ते में जांच चली गई। तो ये स्थिति है जिसको हम बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। सूबा बोलेगा में जहां पर छोटे अस्पतालों पर तो एक्शन हो रहा है, लेकिन बड़े अस्पताल जैसे रेजेंसी रामा या इस तरीके के बड़े हॉस्पिटल पे कोई एक्शन देखने को मिल नहीं रहा है। लेकिन इन जगहों पर भी बड़े पैमाने पर लापरवाही देखी जा रही है। रेजेंसी में आपको बता दें 14 लाख रुपए ले लिए गए थे, उसके बावजूद भी शव नहीं दिया गया था।
और इस पूरे मामले की जो जांच है वो ठंडे बस्ते में चली गई। और हमारे साथ इस वक्त हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन जी इस वक्त इस खबर पर जुड़ रहे हैं। दुर्गेन जी, लगातार हम सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में दर्शकों को खबरें दिखाते हैं, लेकिन इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि छोटे अस्पतालों पर तो प्रशासनिक हमला सख्त है, लेकिन बड़े अस्पतालों पर चुप्पी साधे हुए। क्या कहेंगे सर? दुर्गेन जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही है। मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल खबर इस वक्त दर्शकों को बता दें, बड़े घड़ियालों पर आखिर क्यों मेहरबान है प्रशासनिक अमला? छोटे अस्पतालों पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन बड़े अस्पतालों पर यह प्रशासनिक अमला मौन साधे हुए हैं। बहरहाल कोविड-19 हॉस्पिटल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और इन सब के बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि इस आपदा को अवसर में भी बदला जा रहा है। सरकार किट के लिए पैसा देती है, लेकिन उस किट को 5 गुना ज्यादा दामों पर खरीदा जाता है। आप सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पर कोरोना काल में भ्रष्टाचार चल रहा है, और जो हॉस्पिटल हैं, और पूर्व सीएमओ ए.के. शुक्ला जी भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। ए.के. शुक्ला जी, हम लोग बात आज कर रहे हैं किस तरह से प्रशासनिक अमला इन अस्पतालों पे एक्शन ले रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं छोटे अस्पतालों में तो ताला लगा दिया जा रहा है, लेकिन सर बड़े बड़े जो अस्पताल हैं उन पर प्रशासन मौन बना हुआ है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों से अस्पतालों की जो परचेज है वो एक स्वास्थ्य विभाग से करीब 90% हटा दी गई। उसके मेडिकल कॉर्पोरेशन बन गया है, और काफी जिलों से खबर आ रही है कि अगर गवर्नमेंट ने रेट तय कर दिए हैं तो उनसे 5 से 10 गुने ज्यादा दामों पर ये थर्मामीटर या पल्स ऑक्सीमीटर क्यों खरीदे जा रहे हैं, मास्क क्यों महंगे खरीदे जा रहे हैं। और ये सही बात है, इस पर बहुत सी एजेंसियां मौन बनी हुई हैं, क्योंकि इस परचेज में प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं, और अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए चिकित्सकों पर कार्रवाई की जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जो भी कार्रवाई करे निष्पक्ष जांच कराएं, जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करें, कार्रवाई करें। कोई भी व्यक्ति कार्रवाई से किसी को नहीं रोकता, लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन ए.के. शुक्ला जी, ये भी जैसा कि आपने साफ तौर पर बताया, और ये खबर भी हम दिखा रहे हैं कि 5 गुना ज्यादा दाम पर कोरोना की किट को खरीदा जा रहा है। 5 गुना ज्यादा दाम पर यह स्थिति हो गई जमीनी स्तर पर कि एक तरफ तो आपदा है, दूसरी तरफ अवसर में उसको तब्दील किया जा रहा है। सर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी अखबारों में प्रतिदिन खबर आती है कि ICS सस्पेंड हो गया, भ्रष्टाचार में ये हो गया, लेकिन जो इस तरीके की परचेजेस हो रही हैं, परचेज करने वाले जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही। ज्यादा से ज्यादा कहा जाता है जांच बिठा दी, जांच करा रहे हैं, SIT बना दी, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है ये भी जनता जानना चाहिए। और ये स्थिति जो भी आपने कही, आपदा को अवसर, ये बहुत ही घृणित बात है, घृणित भावना है। आपदा को हम अवसर में बदलने पैसा कमाने के लिए, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो घृणित कर रहे हैं, और उनको जन सेवा में लगना चाहिए, और इस अवसर को धन कमाने की अवसर के रूप में नहीं देखना चाहिए। लेकिन ए.के. शुक्ला जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार इसको लेकर कुछ कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, बैठकें भी हो रही हैं, जागरूकता के भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। आखिर देखिए, ये भी मैं कहना चाहूँगी, ये सोचने की बात है। अभी एक सप्ताह पूर्व एक जिले के जिलाधिकारी ने CMS को बड़ी मीटिंग में कहा कि तुम्हें जूते पिटवा दूंगा। अभी रायबरेली के जिलाधिकारी ने खाल खींचकर जमीन गड़वाने की बात कही, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और जरा सोचिए, इसका उल्टा अगर किसी CMO ने कोई ऐसी शब्द किसी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ इस्तेमाल कर दिए होते, क्या स्थिति होती? ठीक है, हम सरकार से निष्पक्ष होने की अपेक्षा करते हैं, डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाएं। अगर डॉक्टर दोषी है, ए.के. शुक्ला जी, आप बने रहिए, हम आपके पास आएंगे। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चुका है, तो फिलहाल सुबह बोलेगा में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कैसे उठ खड़े हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। मुश्किलों के दौर में भी खुद पर निर्भर हैं, स्वास्थ्य सर्वोपरि कर योद्धा से लड़ रहे हैं हम। नव भारत की ताकत बन रहे हैं हम। इन चुनौतियों में भी रुका नहीं विकास, डट कर खड़े रहे रक्षक हमारे, पूरी हो रही है जीतने की आस। आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। आपका दिया गया आयकर भारत को देता है हर पल ताकत। अपने अग्रिम कर की दूसरी किश्त अदा करें 15 सितंबर 2020 तक, क्योंकि प्रत्येक आयकर दाता है राष्ट्र निर्माता। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। हुकुमदेव नारायण यादव जी हैं। हुकुमदेव जी क्या मानते हैं कि वो यादवी महाभारत शुरू हो गई है? होगा, समय आने पर होगा। नहीं, अभी शुरू नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या शुरू नहीं हो गई है? प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसको जरूरत है, उसको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उसके आगे लिख दिया जा रहा है कि 20 एकड़ का मालिक है, तो भी पूरे बिहार का तो भी भगवान ही मालिक है। हुकुमदेव नारायण यादव जिस गांव में जन्म लिया, स्वतंत्रता सेनानियों का गांव, मैंने लिखा बिहार सरकार को भी कि आप मेरे गांव में चल करके देखिए कि मेरे गांव में 60% से अधिक परिवार है जिनके घर में शौचालय नहीं है। क्यों? यूपी की सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, के न्यूज की सबसे बड़ी पड़ताल। इस मुहिम में आप भी बन जाइए रिपोर्टर। सामने लाइए अपने आसपास की सड़कों की बदहाली, बनाइए वीडियो और नाम पता फोटो के साथ व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर 7800004400 पर। जो दर्शक अपनी पहचान गुप्त रखना चाहेंगे वो सिर्फ वीडियो की लोकेशन बताएं। हम सरकार तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। तारीख 4 सितंबर 2020, समय रात 8 बजे। बहस का मुद्दा डीएम सीएमओ का कारनामा सामने आया। 5 करोड़ 3 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसका क्या बंदरबाट हुआ? आपदा को घोटाले का अवसर बनाया। ये आखिर चल क्या रहा है? क्या अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी पर उतर आए हैं? परत दर परत खुली तो मची खलबली। इस तरह की धांधली तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर का हुआ दमदार असर। जो किया उसको सजा दो हुजूर। ये हुए को जब सजा देने लगोगे ना तो आगे करने से लोग डरेंगे। सस्पेंड हो गए 2 जिम्मेदार अफसर। तभी तो कहते हैं कि न्यूज मतलब निष्पक्ष खबर, 100% असर। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तुशास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का
जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। हुकुमदेव नारायण यादव जी हैं। हुकुमदेव जी क्या मानते हैं कि वो यादवी महाभारत शुरू हो गई है? होगा, समय आने पर होगा। नहीं, अभी शुरू नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या शुरू नहीं हो गई है? प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसको जरूरत है, उसको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उसके आगे लिख दिया जा रहा है कि 20 एकड़ का मालिक है, तो भी पूरे बिहार का तो भी भगवान ही मालिक है। हुकुमदेव नारायण यादव जिस गांव में जन्म लिया, स्वतंत्रता सेनानियों का गांव, मैंने लिखा बिहार सरकार को भी कि आप मेरे गांव में चल करके देखिए कि मेरे गांव में 60% से अधिक परिवार है जिनके घर में शौचालय नहीं है। क्यों? केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। यूपी की सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, के न्यूज की सबसे बड़ी पड़ताल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आपका स्वागत है। सूबा बोलेगा में लापरवाही पर कार्रवाई, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही, ये स्थिति है। एटा से शिव किशोर एक दर्शक हमारे साथ है। शिव किशोर जी अपनी बात को रखें। शिव किशोर जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही, जल्दी से अपनी बात को रखें सर। उमेश जैन मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब जी, बोलिए उमेश जैन जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में छोटे अस्पतालों पर तो कार्रवाई हो जाती है। जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में छोटे अस्पतालों पर तो कार्रवाई हो जाती है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो जनता का पैसा खुलेआम लूट रहे हैं और किसी को फायदा हो या ना हो, कोई मरो या जियो, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं। प्रशासन भी उन पर कार्रवाई नहीं करता है। और अब हमारे समाज में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छोटा आदमी केवल मरने के लिए रह गया है, उसकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। न प्रशासन न शासन इस बात को देखने को तैयार नहीं है। ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और AK शुक्ला जी पूर्व सीएमओ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। AK शुक्ला जी, लगातार हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उमेश भी जुड़े हुए थे, जो साफ तौर पे जिस तरह से
जो खासकर अधिकारी हैं उनकी लापरवाही देखने को मिले, इसको लेकर अपनी बात रख रहे थे। लेकिन इस बीच ये देखने को मिल रहा है बड़े पैमाने पर, जैसा कि आपने बताया, किसी चीज की मॉनिटरिंग नहीं हो रही है कि जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग होने की जरूरत है, ताकि कि अगर किसी चीज के लिए पैसा जा रहा है तो कहां पे जा रहा है, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। AK शुक्ला जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? और शिव इटावा से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। शिव, अपनी बात को रखें। शिव, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे शिवा? जी शिव, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो अपनी बात को रखें। ये लिस्ट जारी कर दी। जी जी बोलिए अपनी बात को जल्दी से। जी, जब के न्यूज ने किट का रेट दे दिया कि इतना अधिक जिले के डीएम ने खरीदी है। जी हेलो, बात तो पहुंच रही है लेकिन हमारी बात आपके पास नहीं पहुंच रही है। आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप हमारा कहना है बोलिए। कि जिन जिला अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया, उन्होंने अधिक रेट में टिकटें खरीदी, उनके खिलाफ आयोग बना करके उनको बचाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। उनको तुरंत काल निलंबित करें, तभी जांच हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिव हमारे साथ जुड़ने के लिए। अयाज अहमद झांसी से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयाज अहमद जी, अपनी बात को रखें। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जितना बड़ा हॉस्पिटल उनका बड़ा उतना ही बड़ा सिस्टम होता है। जी बोलिए। जी, मैं ये बोल रहा था कि जी अयाज अहमद साहब, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंची, जल्दी से अपनी बात को रखें। जी, मैं ये बोल रहा था कि जितने बड़े हॉस्पिटल होते हैं उनके उतने ही बड़े सिस्टम होते हैं, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं, छोटा हॉस्पिटल वाला होता है उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। ठीक है अयाज अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अयाज अहमद साफ तौर पे कह रहे थे जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं उनका बड़ा सिस्टम होता है, जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई नहीं होती, और ये कई जगहों पर देखने को भी मिल रहा है। छोटे हॉस्पिटलों पर तो ताला लगा दिया जा रहा है, लेकिन बड़े हॉस्पिटल जहां पर अव्यवस्थाएं भी हैं, जहां पर मरीजों से बड़ी रकम भी वसूली जा रही है, कई लाख रुपए दिए जा रहे हैं, और उसके बाद भी उनको सही तरह से इलाज नहीं मिल पा रहा है, वहां पे आखिर कार्रवाई कब होगी, ये देखने वाली बड़ी बात है। लेकिन इन सब के बीच ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा और समझा रहे हैं, रामा हॉस्पिटल की बदहाली पर आखिर ध्यान क्यों नहीं जाता, बड़ा सवाल है। रिजेंसी जैसे हॉस्पिटलों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। छोटे अस्पतालों को निशाना बनाकर सिर्फ प्रशासन खानापूर्ति क्यों करता है। छोटे अस्पतालों पर कार्रवाई, बड़े पर मेहरबानी आखिर क्यों है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बदहाल कोविड-19 हॉस्पिटलों की स्थिति है, इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है। दया शंकर लखनऊ से दर्शक हमारे साथ हैं। दया शंकर जी, अपनी बात को रखें। मैं दयाशंकर शुक्ल सेक्टर जे से बोल रहा हूँ। बोलिए सर। मैंने 20/5/2005 को माननीय मुख्यमंत्री जी के होटल पर सूचना दी थी कि सेक्टर जे में नालियों के ऊपर अतिक्रमण इतना है कि नालियां घर की साफ नहीं हो पा रही, और ये 5 महीने से नगर निगम जोन 3 तकरार आपको बराबर परेशान कर रहा है। हेलो जी, तो आपने शिकायत करी, उसके बावजूद भी आपकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है? कोई एक्शन नहीं लिया गया, और बार बार नगर जोन 3 लिख देता है कि कार्य हो गया, कार्य हो गया। मैंने आपके यहाँ साहब वीडियो भेज दिया है 9 तारीख को, वो देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दया शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शकील रतलाम से एक दर्शक हमारे साथ हैं। शकील जी, अपनी बात को रखें। शकील, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही, जल्दी से अपनी बात को रखें शकील, वक्त की थोड़ी सी कमी है। हाँ सर, पहुंच रही है आवाज। जी पहुंच रही है आपकी आवाज, जल्दी से अपनी बात को रखें। शकील बोलिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे डॉक्टरों को अस्पताल बंद ठीक कर दिया जाए। हेलो जी, क्या कहना चाहते हैं आप शकील? मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है,
शकील, आप क्या देख रहे हैं? रतलाम में आप हैं, कोविड अस्पताल, वहां पर किस तरह की व्यवस्था है? शकील, आप बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं हमसे? हमारे रतलाम में तो बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। जी, हमारे रतलाम में तो मेडिकल कॉलेज ही बना हुआ, बहुत अच्छी सुविधा है हमारे यहाँ। ठीक है शकील, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। शकील एक तरफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, डॉक्टरों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो संतुष्ट भी हैं। लेकिन कई ऐसी जगहें हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पर व्यवस्थाएं नहीं सही हैं, जहां पर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, बड़े अस्पताल लूट करने में लगे हुए हैं, आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया गया। इन सब के बीच नंबर्स लगातार फ्लैश भी हो रहे हैं। आप सुबह बोलेगा में कॉल कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। हम चाहेंगे कि आपकी जो आवाज़ है वो सरकार और प्रशासन तक पहुंचे। आप किसी परेशानी में हैं, अस्पताल में हैं या परेशान हैं, तो आप अपनी बात यहाँ पे साफ तौर पे रख सकते हैं। इन सब के बीच हम आपको खबर ही बता रहे हैं, जहाँ पर छोटे अस्पतालों पर हम कार्रवाई तो देखने को मिल रही है, लेकिन ये बड़े अस्पताल जो जिस तरह से लोगों को चूना लगा रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, आखिर उन पर कार्रवाई कब होगी? और ये भी कई जगहों से देखने को मिला है, जो सरकार की तरफ से पैसा दिया गया है कोविड की किट खरीदने में, उसमें भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। 5 गुना ज़्यादा दाम पे ये पीपी किट खरीदी जा रही हैं। आखिर ये 5 गुना ज़्यादा दाम पे क्यों खरीदी जा रही हैं? यही हाल मास्क में भी जो है ज़्यादा दामों पे खरीदे जा रहे हैं। ऑक्सीमीटर जैसी मशीनें जो हैं बड़ी तादाद में और महंगे दामों पे खरीदी जा रही हैं। तो नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सुबह बोलेगा में आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो छोटे अस्पतालों पर कार्रवाई और बड़े पर मेहरबानी क्यों? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? एक तरफ तो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है जो बड़े हॉस्पिटल हैं, या वो कानपुर में हैं, या आप राजधानी लखनऊ की बात करें, या उत्तर प्रदेश में कहीं चले जाइए, उन अस्पतालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन छोटे अस्पतालों पर व्यवस्थाओं के नाम पर ताला लटकाया जा रहा है। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कुछ दिन पहले की तस्वीरें थी, रिजेंसी हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें थी, जहां पर जो तीमारदार थे, जो परिजन थे, उनको रिजेंसी हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा डंडों से मारा गया था। और आपको बता दें कि 14 लाख रुपए रिजेंसी अस्पताल ने वसूले थे, और 14 लाख वसूलने के बाद भी शव नहीं दिया गया था। इन अस्पतालों पर आखिर ताला क्यों नहीं लटक रहा? इन अस्पतालों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जिला प्रशासन ऐसे बड़े बड़े अस्पतालों पर कार्रवाई करने पे चुप्पी क्यों साध देता है, मौन क्यों साध देता है? रिजेंसी रामा जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, डीएम ने जूस हॉस्पिटल पर तो ताला जड़ दिया, लेकिन आखिर इन अस्पतालों पर ताला कैसे जड़ा जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। विश्व कुमार प्रतापगढ़ से दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। विश्व कुमार जी, अपनी बात को रखें। हेलो जी, बोलिए विश्व कुमार जी। सर, ये उत्तर प्रदेश की जो कमिश्नर खोरी है, ये आज से नहीं, ये बहुत दिन से है, पहली बात। और दूसरी बात ये है, चाहे वो राशन किट में हो, चाहे वो शौचालय किट में हो, चाहे वो कोविड-19 किट में हो, चाहे कोई रास्ता किसी विभाग में चले जाओ, बिना आप एक मुख्यमंत्री कार्यालय जाते हो, एक एप्लीकेशन देते हो, तो वहाँ पर भी 500 रुपए की फीस मांगेंगे। ये आप जैसे मैंने रास्ते के लिए गया, मैंने डीएम को, एसडीएम को कॉल करके बोला, व्हाट्सएप नंबर दिया था, उस पर व्हाट्सएप करा, तो वो सब चीजें इनको एकदम नॉर्मल है। वो कहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री कार्यालय देना होता है। और आपका कहना विश्व कुमार ये भी है कि शिकायत आप करते हैं, लेकिन सुनता कोई अधिकारी नहीं है। सुनता कोई अधिकारी नहीं है, और सिर्फ जब तक आप पैसे नहीं खिलाओगे, उनको पैसे नहीं दोगे, तब तक आपको कोई नहीं सुनेगा। इनका कहना ये है। और जाओ, जिससे प्रधान के पास गया, हमने कहा हमारा शौचालय बनाया, आप हमारे 12,000 रुपये दो, आप तो रिश्वत करके ले गए थे। उन्होंने बोला पहले 2,000 रुपये दो, तब 12,000 रुपये देंगे। और मैंने मना कर दिया कि हमने क्यों दे आपको, तो
प्रधानमंत्री तरफ से आया है, केंद्र की योजना है, तो हम क्यों दे? बोले जाओ जहाँ कंप्लेन करने कर दो। समझ रहे हैं बात को? ठीक है शिव कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नीतू लखनऊ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। नीतू जी अपनी बात को रखें। जी हाँ सर, छोटे अस्पतालों पर कार्यवाही तो सर देखिए नाम मात्र के लिए हो रही है, ताकि हम लोगों को ऐसा लगे कि शासन प्रशासन सब सक्रिय है, जबकि ऐसा है नहीं। और सर जिस कोविड-19 का कोई वैक्सीन ही नहीं है, केवल काढ़े और गर्म पानी से लोग सही हो रहे हैं, उसके 2-2 लाख रुपए अस्पताल वसूल रहे हैं। एक तरफ ऑक्सीजन की कमी भी आड़े आ रही है। देखिए सर, लोगों को एकदम लूट रहे हैं अस्पताल, और अधिकारी हैं वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये जो जांच अधिकारी जाते हैं अस्पतालों में, इनकी जांच भी उन्हीं अधिकारियों से कराई जा रही है जो भ्रष्ट हैं। तो ये सर कैसी जांच है और कहाँ क्या जांच हो रही है? लोग ही परेशान हो रहे हैं इसमें। मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। क्या कहेंगी नीतू जी, आप सरकार से, प्रशासन के अमले से क्या कहना चाहेंगी? नीतू जी बोलिए। ठीक है नीतू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। अनिकेत, तमाम दर्शक इस वक्त सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो राजधानी की भी तस्वीर बता रहे हैं, सूबे के तमाम जगहों से लोग जुड़ रहे हैं, जो कोविड हॉस्पिटल की हकीकत बता रहे हैं, भ्रष्टाचार कैसे फैला हुआ है, किस तरह से जो है पीपी किट, मास्क और इन तमाम चीज़ों में पैसा जो है कमाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त आप राजधानी में हैं, राजधानी में क्या स्थिति है? क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि छोटे अस्पतालों पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो बड़े बड़े घड़ियाल टाइप के अस्पताल हैं, इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अनिकेत, क्या जानकारी है? राजधानी लखनऊ में तो यकीनन तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करें आगे, तो स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं ना कहीं नजर होती साफ तौर पर नजर आ रही है, जिसकी साफ तस्वीरें हैं कि लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है। और अगर मौतों के आंकड़ों की बात करें तो कल राजधानी में 6 लोगों की रहने वाले थे, 3 लोग अन्य जनपद थे। वहीं अगर आज की बात करें आरिफ, तो आज 10 लोगों की मौत हुई है कोरोना संक्रमित होने से। तो लगातार देखा जा रहा है कि जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार सामने आ रहा है। और वहीं अगर बात करें राजधानी लखनऊ की आरिफ, तो उत्तर प्रदेश के सबसे भयावह स्थिति अगर बात करें आरिफ, तो भयावह स्थिति राजधानी लखनऊ की है। यहाँ पर सबसे ज्यादा संक्रमण देखा जा रहा है। संक्रमण का जो फैलाव है वो बहुत तेजी से राजधानी लखनऊ में बढ़ रहा है। और इस वक्त हम खड़े हैं केजीएमयू में, जो राजधानी लखनऊ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता है। तो यहाँ पर भी अगर बात करें व्यवस्थाओं की, बेडों की बात करें, जिस तरह के डॉक्टर्स हैं उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं लापरवाहियां जरूर देखी जा रही हैं। और जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों की अगर बात करें तो इलाज को लेकर जिस तरह से गाइडलाइन जारी हुई थी, तो साथ में कहा गया था कि जो मरीज भर्ती हो रहे हैं, अगर वो उनको आईसीयू या फिर वेंटिलेटर नहीं दिया जाता है तो वहाँ पर 15,000 के हिसाब से मरीज दिया जाएगा। और अगर वेंटिलेटर कराया जाता है तो 18,000 रुपये उनसे प्रतिदिन के हिसाब से लिया जाएगा। लेकिन ऐसी बहुत जगह से तस्वीरें सामने आई है, बहुत जगह से ऐसे मरीजों की शिकायत सामने आई है, तो ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों के माध्यम से उनसे अधिक से अधिक वसूली की जा रही है, ज्यादा पैसा उनसे लिया जा रहा है। ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं, फिर चाहे राजधानी लखनऊ के अस्पतालों की बात करें यारी, या उत्तर प्रदेश के किसी अन्य जिलों की बात करें, तो लगातार इस तरीके की बात। अनिकेत, आप कह रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल ऐसे बहुत बड़ी तादाद पे राजधानी लखनऊ में है जो एक्स्ट्रा पैसा लोगों से वसूल रहे हैं, जो कमाई कर रहे हैं, जो उगाही कर रहे हैं, आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। क्या उन अस्पतालों पर कोई कार्रवाई हुई है? किसी अस्पताल पे, प्राइवेट अस्पताल पे, छोटा या बड़ा, कोई एक्शन अभी तक लिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा? अगर बात कर रहे हैं कि कार्रवाई की, तो कार्रवाई हालांकि अभी किसी प्रकार किसी अस्पताल में नहीं की गई है। हाँ, ये जरूर है कि जो यहाँ के जो डीएम है, जो यहाँ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश है, उन्होंने ये जरूर कहा था कि जो प्राइवेट पैथोलॉजी है, जिनके पास कोविड की जांच करने की अनुमति नहीं है, वो अगर जांच करते हुए पाए जाएंगे तो उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ एपिडेमिक एक्ट 188 के तहत उन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल सामने नहीं आया जिस पर जिलाधिकारी या प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई हो। अगर बात करें सीएमओ की, तो ऐसे बहुत सारे अस्पताल हैं और बहुत सारे। अनिकेत, आपकी डीएम से बात हुई, लखनऊ के राजधानी के डीएम से, क्या कुछ कहना है उनका इन प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर? और ये खबरें कोई नई नहीं है, खबरें आम है जैसा कि आप भी बता रहे हैं, और ये तस्वीर छिपी नहीं है। क्या कहना है इन प्राइवेट अस्पतालों पर, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है?
क्या कहना है डीएम साहब का? देखिए आरिफ, जिस तरह से बात करें अगर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश की, तो उनसे जब भी उनसे बात की जाती है तो ये जरूर कहते हैं कि ऐसा कौन सी अस्पताल में ऐसा कोई भी क्लिनिक, ऐसा कोई भी पैथोलॉजी का सामने आती है जो कोविड जैसी वैश्विक महामारी में धन उगाही का काम कर रहे हैं या फिर मरीजों से ज्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से एपिडेमिक एक्ट बनाया गया है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार ये बात जरूर सामने आती है। लगातार जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ये बात जरूर कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसे पैथोलॉजी, कोई भी ऐसा क्लिनिक, कोई भी ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल अगर इस वैश्विक महामारी में धन उगाही करता हुआ नजर आएगा या उसके बारे में जानकारी होती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई भी पैथोलॉजी राजधानी लखनऊ का या फिर ऐसा कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल सामने नहीं आया जिस पर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की गई हो। और अनिकेत, ये भी देखने को मिल रहा है क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं संक्रमण के मामले अब रफ्तार पकड़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ के बहुत बुरे हाल हैं, तमाम दूसरे गांव और जो है इलाकों से भी राजधानी में जो कोरोना के पेशेंट है वो पहुंच रहे हैं। क्या स्थिति सरकारी अस्पतालों की है? क्या स्थिति वहां पर बेड और वेंटिलेटर्स की है? क्या उन्हें मरीजों को वेंटिलेटर और बेड्स मिल पा रहे हैं? क्या सही इलाज उन्हें मिल पा रहा है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं अनिकेत। कुछ दिन पहले ही हमने स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ से जयप्रकाश है, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे हमने बात करी थी। तो उन्होंने खुद साफ तौर पर ये बात कही थी कि जिस तरह से कोविड के जो अस्पताल बनाए गए हैं, जो आईसी सेंटर जो बनाए गए, जो वेंटिलेटर की व्यवस्था है, उनमें कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी खामियां, थोड़ी सी परेशानियां जरूर देखने को मिलती है। ये बात खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कही थी। उन्होंने कहा था कि जो बेड अस्पतालों में जो खाली होते हैं उनमें उनकी खाली होने के दौरान उनके पता करने में, उनकी जानकारी आने में लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है। तो यकीनन तौर पर जिस तरह से कम्युनिकेशन गैप जो एक बड़ा स्वास्थ्य विभाग में देखा जा रहा है कि कम्युनिकेशन गैप जो बना हुआ है जो अस्पतालों और कंट्रोल रूम के बीच में, तो उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही 24 घंटे लग जाते हैं किसी बेड के रिलीव होने के बाद। अगर कोई बेड रिलीव हो जाता है तो उसकी जानकारी 24 घंटे के बाद कंट्रोल रूम तक पहुंच पाती है। तो ऐसे में अरे ये जरूर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो जाता है कि जब कंट्रोल रूम बनाया गया है, राजधानी लखनऊ में कंट्रोल रूम बना हुआ है और वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस बात की कि जितने भी राजधानी लखनऊ में हॉस्पिटल बनाए गए हैं, फिर वो चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी की मॉनिटरिंग, सभी का कंट्रोल रूम में बना हुआ है। इसके बावजूद भी इस तरीके का कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लचर जरूर करता है। और जब 24 घंटे का आप समझिए आरिफ, जब 24 घंटे का समय बीतता है, 24 घंटे लग जाते हैं जब ये जानकारी आते आते कि किसी अस्पताल में कितने बेड खाली है, यहाँ पर या वहाँ पर कितने वेंटिलेटर या फिर कितने आईसीयू खाली है, तो ये जानकारी आने में जब 24 घंटे का समय लगेगा तो यकीनन तौर पर जो भर्ती होने वाले जो मरीज है उनको जरूर समय लगेगा स्वास्थ्य व्यवस्था मिलने में। तो ये जरूर एक बड़ी खामी लगातार आज सामने आ रही है और उसका साफ तौर पर एक कारण भी है कि जो राजधानी लखनऊ में जो लोग हैं वो तो संक्रमित लगातार हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ अन्य जिलों से भी लोगों का आना राजधानी लखनऊ में बड़े स्तर पर देखा जाता है। और जो भी अगर बात करें छोटे जिले हैं जो आरिफ, तो छोटे जिले के जो मरीज हैं उनको राजधानी लखनऊ का रुख इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर उनको स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर नहीं मिल पाती है, इस कारण से वो राजधानी लखनऊ में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मरीजों की संख्या है उसका जो आंकड़े की अगर बात करें तो राजधानी में उसका आंकड़ा ज्यादा है और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में अगर आज बात करें तो राजधानी लखनऊ एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है, जहाँ पर जो स्थिति है वो सबसे ज्यादा भयावह है। और अगर बात करें आज अस्पतालों की तो अस्पतालों में अभी भी बहुत सारे ऐसे अस्पताल है जहाँ पर जो मरीज है उनको बेहतर उपचार व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे मरीजों ने आइसोलेशन वार्ड में रहकर शिकायतें भी की है। बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाया, वीडियो बनाकर लोगों ने जारी भी किया। लोगों ने बताया कि किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर बदहाल है, कैसे उन लोगों को व्यवस्थाएं दी जा रही है। कोविड के जो मरीज जो लगातार अपना इलाज कराने के लिए अस्पतालों में एडमिट हैं उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है। फिर वो चाहे दवा की बात करेंगे या फिर अन्य माध्यमिक अन्य चीजों की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं अनूप, लगातार जैसा कि आप बता रहे हैं संक्रमण के मामले राजधानी लखनऊ में बढ़ रहे हैं क्योंकि दूसरे गांव से, जिलों से भी लोग राजधानी की तरफ रुख करते हैं अच्छे इलाज के लिए। लेकिन इस बीच ये भी व्यवस्था आपने बताई कि वेंटिलेटर्स और बेड्स की भी कमी देखने को मिल रही है। होम क्वारंटीन भी इस दौरान किया जा रहा है। लेकिन क्या विकल्प के तौर पे कहीं कोई जो है स्थायी तौर पे हॉस्पिटल बनाने की कवायद चल रही है जहां पर पेशेंट का इलाज किया जाए, जहां पर उन्हें आसानी से बेड या वेंटिलेटर उपलब्ध हो जाए? इसके बारे में क्या कुछ कोई बात चल रही, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है? देखिए आरिफ, अगर बात करें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तो यकीनन तौर पर अभी कुछ दिन पहले ही सूबे के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उन्होंने 300 बेड अस्पताल का राजधानी लखनऊ में शिलान्यास किया, लोकार्पण उसका हुआ है जो केजीएमयू में ही बना हुआ है।
तो हालांकि बात करें अगर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तो वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेशवासियों को एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था इस वैश्विक महामारी में दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, जो काम करना है, जिनको काम करना है, उस पर जिस थीम पर योगी आदित्यनाथ लगातार काम करवाने का प्रयास करते हैं अधिकारियों को, वो कहीं ना कहीं उस थीम पर काम होता हुआ नहीं दिखता है। तो यही कारण है कि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। और अगर बात करें आज जो होम आइसोलेशन है, तो लगभग 22,000 से ज्यादा के लोग ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, जो राजधानी लखनऊ में ही है, और 7,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो सक्रिय होम आइसोलेशन में हैं। तो आप समझ रहे हैं एक बड़ी संख्या में लोग होम आइसोलेट हैं। उसके साथ अगर बात करें अस्पतालों में, अभी तो बड़ी संख्या में अस्पतालों में भी मरीज एडमिट हो रखे हैं। तो लगातार देखा जा रहा है कि चाहे होम आइसोलेशन की बात करें या फिर हॉस्पिटलों की बात करें, तो मरीजों का जो आंकड़ा है वो घरों में भी है और अस्पतालों में भी है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार सवाल जरूर खड़ा होता है और व्यवस्था को कैसे और बेहतर किया जाए, कैसे और साफ प्रबंध किया जाए, ताकि प्रदेशवासी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में लड़ते नजर आ रहे हैं, इन्हें बेहतर उपचार व्यवस्था मिले, फिर वो चाहे अन्य जनपद से आने वाले लोग हों या फिर राजधानी लखनऊ के निवासी हों। तो लगातार प्रयास जरूर किया जा रहा है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। लगातार वो दिशा निर्देश दे रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार उन्होंने नोडल अफसर तैनात कर रखे हैं, लगातार समीक्षा करते हैं, वो ये बात पूछते हैं, डेली शाम को रिपोर्ट मांगी जाती है कि किस जिले में कितने आंकड़े पहुंचे, वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं, किस तरह की उपचार व्यवस्था चालू है, किस तरह की व्यवस्थाएं दी जा रही है। तो लगातार समीक्षा जरूर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन फिर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर आप बात करें आज, तो यकीनन तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्था जरूर कहीं ना कहीं अभी थोड़ी लचर जरूर है। इस पूरे मामले को लेकर अनिकेत, क्या सीएमओ का क्या कुछ कहना है? हम देखते हैं कि हर दिन 3:30 बजे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपर मुख्य सचिव गृह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोविड को लेकर तमाम तरह की तैयारियों के बारे में बात करते हैं, संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है उसको लेकर तमाम जानकारियां देते हैं, और ये सब कुछ राजधानी लखनऊ से पूरे उत्तर प्रदेश को दी जाती है जानकारी। लेकिन इस बीच एक हकीकत आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, इसको लेकर सीएमओ का क्या कुछ कहना है? क्या कोई एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है इन प्राइवेट अस्पतालों में जहां पर मरीजों को सही तरह से इलाज नहीं मिल पा रहा है, या वो मनमाना पैसा वसूल रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसा देखने को अनिकेत मिलता है कि इलाज उनका शुरू होता है जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है मरीज की, तो वो उसे सरकारी हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं और रास्ते में ही मरीज की मौत हो जाती है। आज ऐसी एक खबर नहीं है, इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमने और आपने और सभी ने शायद बहुत जगह पे तस्वीरें देखी होंगी, बहुत जगह पे ऐसी खबरें सामने आई हैं कि इस वैश्विक महामारी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उपचार के अभाव में अपना काम छोड़ दिया। तो यकीनन तौर पर ऐसी तस्वीरें आती रही हैं और अभी भी स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि चाहे उत्तर प्रदेश की आज बात करें या फिर राजधानी लखनऊ की बात करें, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं ना कहीं लचर है। अगर लखनऊ की अगर आप बात करें आरिफ, तो लखनऊ में जितने भी हॉस्पिटल बने हैं कोविड से रिलेटेड, फिर वो चाहे सरकारी हो फिर गैर सरकारी हो, तो सभी जगह सीएमओ एक बात जरूर कहते हैं कि कहीं पर भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, हर जगह व्यवस्थित जांच हो रही है, सभी को सबकी जांच की जा रही है, सबको बेहतर उपचार दिया जा रहा है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है, कंट्रोल रूम से बार बार रिपोर्ट मांगी जाती है, समय समय पर रिपोर्ट वहाँ से आ रही है, जो मरीज है उन्हें बेहतर उपचार व्यवस्था दी जा रही है। तो ऐसे बयान सीएमओ की तरफ से जरूर आते हैं, लगातार ऐसी बात जरूर कही जाती है कि व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर दिया गया है, कोरोना के जो मरीज है उन्हें उपचार दिया जा रहा है, बेहतर व्यवस्थाएं मिल रही हैं, उन्हें होम आइसोलेट किया जा रहा है, वहाँ से लगातार उनसे बात की जाती है। लगातार शाम को सीएमओ कार्यालय से एक लंबा चौड़ा खर्रा भी आता है जिसमें बाकायदा लिखा होता है कि कितने लोगों की जांच की गई, कितने होम आइसोलेट लोगों से संपर्क किया गया, कितने लोगों से बात की गई, कितने लोगों को उपचार दिया गया, कितने लोगों से सुझाव मशवरा मांगे गए। तो ऐसे डिटेल जरूर आती है सीएमओ कार्यालय से शाम को 4 से 5 बजे के बीच में। लेकिन व्यवस्थाओं की अगर आप बात करें आज, यकीनन तौर पर वो व्यवस्थाएं कागजों पर है, जमीन पर अभी भी स्थितियां उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पहले दिन से लगातार बैठक कर रहे हैं, टीम 11 बनाई उन्होंने, लगातार टीम 11 के साथ समीक्षा करते हैं, लगातार निर्देश देते हैं कि जमीन पर काम होना चाहिए, ग्राउंड पर काम होना चाहिए। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो अपनी लापरवाही के चलते उत्तर प्रदेश वासियों को, राजधानी वासियों को वैश्विक महामारी में झोंकने का काम करते हैं। तो यही कारण है कि जिस तरह से वैश्विक महामारी में आप देख रहे हैं संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बैठते हैं, सारे आला अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, प्रमुख सचिव यहाँ बैठते हैं, सचिव यहाँ बैठते हैं, विशेष सचिव बैठते हैं, मुख्य सचिव बैठते हैं, तो वही अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर
बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की स्थिति यहाँ ऐसी है तो प्रदेश के अन्य जिलों की स्थिति क्या होगी, अभी ये लोग समझ सकते हैं। तो जरूरी हो जाता है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रतिबद्ध इस बात के लिए है कि प्रदेशवासियों को एक बेहतर उपचार व्यवस्था दी जाएगी, वैश्विक महामारी से दूर रखा जाएगा, कोरोना जैसे संक्रमण से लोगों को उपचार बेहतर दिया जाएगा, तो ऐसे में अधिकारियों को इस तरह की ढीला हवाली के कहीं ना कहीं जो संक्रमण है उसका फैलाव होता जा रहा है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी तक शनिवार और रविवार के दिन निर्धारित किया जाता कि दुकानें नहीं खोली जाएंगे, परीक्षाओं को बंद कर रखा जाएगा, तो इन्हें भी अब खोल दिया गया है। तो अब जो सैटरडे संडे को जो थोड़ा बहुत फैलाव का जो उसको कम करने का जो प्रयास था एक तरीके से, वो भी अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। शनिवार हो या रविवार हो, स्थितियां बिल्कुल सामान्य हो चुकी हैं। अगर आप तस्वीरें देखें तो कहीं भी ये नहीं लगता है कि वैश्विक महामारी से आज प्रदेश टूट रहा है। चारों तरफ दुकानें खुलती हैं, लोग घरों से निकलते हैं। अब सवाल ऐसे में बारिश ये होता है कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी की थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करें, लोग मास्क लगाएं, लोग सैनिटाइजर रखें, तो ये सवाल है कि जब बराबर लोग घरों से निकलेंगे, बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, आएंगे जाएंगे, तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, कैसे स्वास्थ्य विभाग भी नजर रखेगा कि कौन सा व्यक्ति मास्क लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। चालान काट देने मात्र से आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। आपको ये तस्दीक करनी होगी, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि कैसे प्रदेशवासियों को, राजधानी वासियों को इस वैश्विक महामारी से दूर रखा जाए। चालान काट देने से 500 का या 1000 रुपए का चालान काट देने से आपने एक बार चालान काट दिया तो उसका कोई लाभ नहीं मिलना है, क्योंकि अगर संक्रमण किसी को हो जाता है तो सिर्फ किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके परिवार से जुड़े हुए सभी लोग। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर अधिकारी सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं और ये देखने को भी मिल रहा है कि जिस तरह से प्राइवेट अस्पताल जो अनिकेत साफ तौर पे जानकारी दे रहे हैं, जिस तरह से लूट रहे हैं लोगों को, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिकेत हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। सुबह बोलेगा में हमने आज बात करी कि प्राइवेट अस्पतालों पर, कुछ अस्पतालों पर तो कार्रवाई हो रही है, खाना पूर्ति हो रही है, लेकिन जो बड़े अस्पताल हैं जो कई कई लाख रुपए हर दिन वसूल रहे हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी। सुबह बोलेगा में ताई बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हुकुमदेव नारायण यादव जी हैं। हुकुमदेव जी, क्या आप मानते हैं कि वो यादवी महाभारत शुरू हो गई है? होगा, समय आने पर होगा। नहीं, अभी शुरू नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या शुरू नहीं हो गई है? प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसको जरूरत है, उसको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही है, उसके आगे लिख दिया जा रहा है कि 20 एकड़ का मालिक है, तो अभी पूरे बिहार का तो अभी भगवान ही मालिक है। हुकुमदेव नारायण यादव जिस गांव में जन्म लिया, स्वतंत्रता सेनानियों का गांव, मैंने लिखा बिहार सरकार को भी कि आप मेरे गांव में चल करके देखिए कि मेरे गांव में 60% से अधिक परिवार हैं जिनके घर में शौचालय नहीं है। क्यों? IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। तारीख 4 सितंबर 2020, समय रात 8 बजे। बहस का मुद्दा डीएम सीएमओ का कारनामा सामने आया। 5 करोड़ 3 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसका क्या बंदरबाट हुआ? आपदा को घोटाले का अवसर बनाया। ये आखिर चल क्या रहा है? क्या अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी पर उतर आए हैं? परत दर परत खुली तो मची खलबली। इस तरह की धांधली तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
खबर का हुआ दमदार असर। जो किया उसको सजा दो हुजूर, ये हुए को जब सजा देने लगोगे ना तो आगे करने से लोग डरेंगे। सस्पेंड हो गए 2 जिम्मेदार अफसर। तभी तो कहते हैं कि न्यूज मतलब निष्पक्ष खबर, 100% असर। यूपी की सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, के न्यूज की सबसे बड़ी पड़ताल। इस मुहिम में आप भी बन जाइए रिपोर्टर। सामने लाइए अपने आसपास की सड़कों की बदहाली। बनाइए वीडियो और नाम पता फोटो के साथ व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर 7800004400 पर। जो दर्शक अपनी पहचान गुप्त रखना चाहेंगे वो सिर्फ वीडियो की लोकेशन बताएं। हम सरकार तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज।